हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह से बंगाल पर अपना अधिकार किया। तो बंगाल पर सारे जो विदेशी देश के लोग हमारे भारत में आ रहे थे व्यापार करने के लिए, वो बंगाल पर ही अपना अधिकार क्यों करना चाह रहे थे, उसके पीछे मैंने जो दो लेक्चर बनाए थे उसमें मैंने आपको बता दिया था। उस समय का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल। तो बंगाल की सहायता से हम लोग चाइना और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो देश थे उनसे व्यापार कर सकते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर अपना अधिकार किया। तो बंगाल पर किस तरीके से अंग्रेजों ने अधिकार किया, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा दो युद्ध लड़े गए। कौन कौन से दो युद्ध थे वो यहाँ से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक तो प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। तो ये दो इंपॉर्टेंट युद्ध हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में कौन कौन से नवाब थे, तो किस तरीके से अंग्रेजों ने अपना अधिकार बंगाल पर किया। आइए देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपने हेडिंग को पढ़ लेते हैं। देखिए, द ब्रिटिश कन्क्विस्ट ऑफ बंगाल, किस तरीके से बंगाल को अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो बंगाल में प्रमुख नवाब थे वो कौन कौन से थे। चलिए जल्दी एक नज़र हम लोग बंगाल के नवाब पर डाल लेते हैं। तो ये पूरी एक लिस्ट है, यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, इनके बारे में अभी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद सरफराज खान, उसके बाद शुजाउद्दीन खान, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और मीर जाफ़र। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद भी बहुत सारे नवाब हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नवाब हैं जिनके बारे में हमें समझना है, पढ़ना है यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेजों के साथ इन लोगों ने कुछ ना कुछ युद्ध किया था या कोई ना कोई संधि की थी। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान मेड द बंगाल वर्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग हिज रेन 1717 टू 1727। तो यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो बंगाल में मुर्शिद कुली खान था वो मुगलों के द्वारा, ये दोस्तों हम पढ़ चुके थे पहले वाले लेक्चर में, मुगल कौन थे ये हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मुगलों के द्वारा जो बंगाल की सूबेदारी दी गई थी वो मुर्शिद कुली खान को दी गई थी। और बाद में क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को पूरी तरीके से स्वतंत्र करा लिया, यानी अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो समझेंगे, जब भी कोई केंद्रीय सत्ता या सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कमज़ोर होती है तो वो उसके जो नीचे वाले सूबेदार या कुछ अधिकारी होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। और स्वतंत्र घोषित करने के बाद वो एक अपने साथ सेना रखते हैं और सेना रखने के बाद कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लेते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र हो जाते हैं। उसी तरीके से मुर्शिद कुली खान थे, इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एकेडमिक पेपर दे रहे हैं या कोई मेंस लिख रहे हैं तो वहाँ के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लेक्चर होने वाला है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। हिज सन सुजाउद्दौला सक्सीड हिम एंड रूल्ड फॉर 12 ईयर्स। उसके बाद जो शासक थे सुजाउद्दौला, उन्होंने क्या किया, 12 वर्ष तक शासन किया। आफ्टर हिज डेथ अलीवर्दी खान रूल्ड 1756। तो 1756 तक उनके जो इनकी डेथ के बाद अलीवर्दी खान एक नए शासक बने, या यहाँ पर नवाब कहते हैं, शासक नहीं कहते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें कुछ टर्म्स याद रखने हैं, जैसे रामपुर के नवाब, उसके बाद हम लखनऊ के नवाब पढ़ेंगे, हैदराबाद के निज़ाम पढ़ेंगे। इस तरीके से नवाब निज़ाम का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि मैसूर के जो नवाब थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, उनके साथ भी अंग्रेज़ों के द्वारा कई युद्ध लड़े गए। तो इस तरीके से हम लोग ये सब देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। आगे चलते हैं। दीज 3 रूलर्स गेव द बंगाल ए लॉन्ग रीजन ऑफ द पीस ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन्होंने जो 3 नवाब हमने यहाँ पर पढ़े, मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दौला और उसके बाद दोस्तों एक नवाब हम लोग यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, अलीवर्दी खान। तो ये जो 3 नवाब थे इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया वहाँ का जो स्ट्रक्चर था डेवलप करने में, बंगाल का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर डेवलप करने में इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को एक नई दिशा दी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं आगे। दे सरप्रेस द ईस्ट इंडिया कंपनी बट नेवर क्रस्ड इट। इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दबाने की तो कोशिश की थी लेकिन उसको पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से हम लोग और समझ सकते हैं, यहाँ पर एक हैदर अली एक सुल्तान है, उनको देखेंगे हम लोग आगे। तो मैसूर के सुल्तान थे, इन्होंने बोला कि
अंग्रेज अगर मेरे साथ ज़मीन पर लड़ेंगे तो मैं उनको पूरी तरीके से पराजित कर सकता हूँ, लेकिन समुद्र में मैं उनको कभी हरा नहीं सकता। इससे पता लगता है कि अंग्रेज़ों की जो नौसेना थी, अंग्रेज़ों की नेवी जो थी, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं बंगाल में क्या हुआ। इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दबाने की कोशिश तो की, लेकिन उसको पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाए। उसके आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड कंपनी कंसिस्टेंटली इंक्रीज इट पावर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द करप्ट ऑफिसर्स। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स देखेंगे जिनका भ्रष्टाचार से नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आगे हम प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से किस तरीके से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कंपनी थी वो अपना जो पावर है वो बढ़ाती गई बंगाल में, और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की उन्होंने सहायता भी ली। कौन कौन से भ्रष्ट अधिकारी, इनको आगे देखेंगे। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। द रिजल्ट वाज डिफीटेड द सिराजुद्दौला ग्रैंडसन ऑफ एंड सक्सेसर ऑफ द अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के जो ग्रैंडसन थे वो थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध हुआ था, इन द बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ से देख सकते हैं 1757 में 1757 में एक युद्ध लड़ा गया जिसको हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इन दिस बैटल द मेजर पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी। अभी आर्मी का जो मेजर पार्ट था, जो सिराजुद्दौला थे उनकी आर्मी का जो मेजर पार्ट था, उसमें मीर जाफ़र और राय दुर्लभ थे। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, मीर जाफ़र सेनापति थे और राय दुर्लभ भी इनकी सेना के बहुत बड़े कमांडर थे। तो मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ने क्या किया, डिड नॉट टेक द पार्ट इन द बैटल। अब इन्होंने क्या है, जो युद्ध था उसमें कोई पार्ट नहीं लिया। एक्चुअली यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले की एक घटना को भी हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से ये प्लासी का युद्ध हो रहा है। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। इससे पहले की एक घटना है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी दोस्तों, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ, 20 जून 1756 की एक बात है। यहाँ पर सिराजुद्दौला जो नवाब हैं, इन्होंने कुछ अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंदी बनाकर रखा। कमरा बहुत छोटा था, उसमें मुश्किल से 10 से 15 लोग रह सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, 146 अंग्रेज़ों को उस कमरे में बंदी बना के रखा। अभी 146 अंग्रेज़ों को जब उसमें बंदी बनाया गया और 3 दिन के बाद यानी 23 जुलाई को जब वो कमरा खोला गया तो उसमें मात्र 23 लोग ही जिंदा मिले, बाकी सारे व्यक्ति मर चुके थे। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी ये। तो यहाँ पर 146 लोगों को जब उस कमरे में बंद किया गया, मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे और बाकी सारे लोग मर गए। इससे क्या हुआ, अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि सारे अंग्रेज उसमें बंद थे। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक साथ मिलकर सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो स्टूडेंट्स, वो उसी आक्रमण का हमने नाम दिया 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसको हमने प्लासी के युद्ध का नाम दिया है। तो प्लासी के युद्ध से पहले क्या घटना हुई, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है प्लासी के युद्ध का, किस तरीके से अंग्रेजों के कमरे में बंद करके मार दिया गया था। अभी सिराजुद्दौला को ये बात पता नहीं थी, लेकिन उनके सैनिकों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जो उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हुई। 146 लोगों को कैद कर लिया था। स्टूडेंट्स, इसके आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे जिनके नाम यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, मीर जाफ़र और राय दुर्लभ। इनको आप याद रखोगे, मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ने राजा की कोई सहायता नहीं की, नवाब की कोई सहायता नहीं की। इस तरीके से अंग्रेजों ने बिना लड़े ही इस युद्ध को जीत लिया था। आगे क्या परिणाम होते हैं यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द नवाब वाज डिफीटेड एंड किल्ड। इसका परिणाम ये हुआ कि जो नवाब थे वो हार गए और उनको मार दिया गया। इन द बैटल ऑफ प्लासी हैड ग्रेट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एज इट लेड द फंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इस तरीके से जो ब्रिटिश एम्पायर था, उन्होंने पूरी तरीके से अपना जो कदम है वो बंगाल में जमा लिया था। जब यहाँ के नवाब मारे गए तो उनके बाद जो नए नवाब बने वो थे मीर जाफ़र। ये मीर जाफ़र ने पहले ही अंग्रेज़ों से ये संधि कर ली थी कि हम नवाब को यहाँ पर मरवा देंगे, या इस तरीके से उनके जो कुछ सीक्रेट है वो अंग्रेज़ों को बता दिए गए और नवाब को मार दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और मीर जाफ़र को नया नवाब बनाया गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ से हम लोग जो सेनापति जो कमांडर था उसका नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव।
तो रॉबर्ट क्लाइव इसको याद रखेंगे। अब रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ जो है वो किसे कहा जाता है, ये भी हमारे पेपर्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं मीर जाफ़र को क्लाइव का गीदड़ क्यों कहा जाता था। क्योंकि जब अंग्रेज़ों के द्वारा मीर जाफ़र को यहाँ का बंगाल का नवाब बनाया गया, तो मीर जाफ़र जितना भी शासन करता था वो अंग्रेज़ों के कहने पर ही करता था। तो क्लाइव जो कहता था वही करता था मीर जाफ़र, तो इसीलिए लोगों ने, इतिहासकारों ने इनको नाम दे दिया क्लाइव का गीदड़। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसको हम लोग एक सिग्निफिकेंस की तरह मानते हैं कि यहाँ से जो ब्रिटिश रूल है वो हमारे बंगाल में स्टार्ट हो गया था। ए ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन केम अबाउट द पोजीशन ऑफ इंग्लिश कंपनी इन द बंगाल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज़ों की जो कंपनी है, वो बंगाल में पूरी तरीके से अपना अधिकार क्षेत्र करे हुई है। तो यहाँ से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब को हराकर यहाँ पर एक पूरी तरीके से सत्ता स्थापित कर ली थी। यहाँ से ये पता लग गया था कि अब जो बंगाल है वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया है, और यहाँ के जो नवाब हैं वो तो अंग्रेज़ों के द्वारा ही, जो अंग्रेज़ कहते हैं वही सब कुछ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं मीर जाफ़र को। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर प्लासी द इंग्लिश कंपनी वाज जस्ट वन ऑफ द यूरोपियन कंपनीज ट्रेडिंग इन। तो उसके पहले हमने देखा कि अंग्रेज़ों से पहले कई सारे लोग हमारे बंगाल में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, धीरे धीरे उन सभी कंपनियों को बंगाल से हटा दिया था और उनको यहाँ से भगा दिया था। इससे तो दोस्तों इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस तरीके से क्या हुआ आफ्टर द प्लासी वार, मतलब प्लासी के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि एकमात्र जो इंग्लिश कंपनी है वो वर्चुअली रूप से बंगाल पर पूरी तरीके से अपना व्यापार स्थापित कर चुकी थी। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद पूरी तरीके से बंगाल जो है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तो हमने प्लासी के युद्ध को पढ़ा, इसके बाद हमें एक युद्ध और पढ़ना है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था, द एलेज्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिराजुद्दौला 1757। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ है। मीर जाफ़र वाज मेड द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। मीर जाफ़र को ही क्या हुआ, बंगाल का नवाब बनाया गया था जब प्लासी का युद्ध हार गए थे ये लोग। द कंपनी वाज ग्रांटेड अब डिस्प्यूटेड राइट द फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अभी अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पूरी तरीके से ट्रेड करने का मौका मिल गया। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरीके के फैक्ट आपको पता होने चाहिए, यही हमें कॉपी में लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता लगता है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये वाला जो क्षेत्र है, ये कोस्टल एरिया जो है वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। अब देखिए बंगाल यहाँ पर है, बिहार इधर है, उड़ीसा यहाँ पर है। स्टूडेंट्स एक बात और बता देता हूँ आपको, उस समय जो बांग्लादेश था वो भी पश्चिम बंगाल का ही एक भाग था। तो आप लोग समझ सकते हैं उस समय जो बंगाल था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रांत था। तो सभी इसीलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना अधिकार करना चाहा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इट्स रिसीव्ड द जमींदारी ऑफ 24 परगनाज। एक्चुअली क्या है, 24 परगना आज भी देखते हैं, परगना एक प्रशासन की इकाई होती है। तो उस समय एक जगह थी 24 परगना, तो जो 24 परगना थी वहाँ का पूरा जो जमींदारी थी वो अंग्रेज़ों को मिल गई। तो इस तरीके से यहाँ पर अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलने लगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगा और पूरी तरीके से फुल फ्लैश्ड होकर अंग्रेज़ यहाँ पर व्यापार करने लगे। अब इनको किसी को टैक्स नहीं देना था। पहले अंग्रेज़ बंगाल में व्यापार करते थे तो मुग़लों को भी टैक्स देते थे, नवाबों को भी टैक्स देते थे। तो अब प्लासी के युद्ध के बाद ये पूरी तरीके से अपना व्यापार स्थापित कर चुके थे पश्चिम बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट केम मीर कासिम। उसके बाद मीर जाफ़र को हटा दिया गया, फिर एक मीर कासिम नवाब बनाए गए। तो इनका भी नाम आप लोग याद रखोगे। मीर कासिम एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। इन्होंने क्या क्या काम किए, चलिए आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ही रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एज ही वाज एंग्री दैट द ब्रिटिश वर मिस यूजिंग द दस्तकाज। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको याद रखना। दस्तक क्या होती थी, फ्री ड्यूटी पासेस थे। एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पर जब मीर कासिम को यहाँ का नवाब बनाया गया तो
इन्होंने पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये था कि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, मिसयूज करते थे फ्री ड्यूटी पास का। मतलब वहाँ पर पूरी तरीके से व्यापार तो करते थे बंगाल में, और उसका कोई भी टैक्स या उसका कोई भी रुपया बंगाल का जो नवाब था उसको नहीं देते थे। और उस समय बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, इसीलिए उनसे नाराज हो गया। आगे क्या होता है यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764 बिटवीन द ब्रिटिश फोर्सेज लेड बाय द। अब देखिए यहाँ पर हमने एक 1757 में युद्ध पढ़ा जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। उसके बाद हम लोग एक नया युद्ध पढ़ने जा रहे हैं 1764 ईस्वी में जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। तो स्टूडेंट्स ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, और बक्सर के युद्ध के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि अंग्रेज पूरे भारत पर राज्य करेंगे अपना। किस तरीके से, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। किसके किसके बीच में लड़ा गया यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ तो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज कमांडर थे जिनका नाम था मेजर मुनरो। मेजर मुनरो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना। ऑन द अदर साइड द ट्रिपल अलायंस ऑफ नवाब। अभी दूसरी तरफ, एक तरफ तो मेजर इंग्लिश थे, इंग्लिश में मेजर मुनरो का नाम याद रखोगे। उसके दूसरी तरफ दूसरा जो पक्ष था वहाँ पर 3 नवाब थे, और वो 3 नवाब कौन कौन से थे यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे। एक तो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, यहाँ से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ मीर कासिम। उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अवध के एक नवाब थे जिनका नाम था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक मुगल सम्राट थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये 3 नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा रिपीट करूँगा मैं यहाँ पर। एक तरफ तो अंग्रेज के जो सैनिक कमांडर थे वो थे हेक्टर मुनरो, इनको याद रखेंगे। उसके बाद जो ट्रिपल अलायंस बना था यहाँ पर त्रिपक्षी जो लोग थे वो कौन से थे। एक तो मीर कासिम थे बंगाल के नवाब, दूसरा नवाब जो है वो अवध के थे सुजाउद्दौला, तीसरा मुगल एम्परर थे शाह आलम। तो ये सब यहाँ पर लिखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया जिसको हमने नाम दिया है बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों ने पूरी तरीके से क्या किया, इन तीनों सेनाओं का जो कमांडर थे उनको हरा दिया। मीर कासिम को भी हरा दिया, सुजाउद्दौला भी हार गए और शाह आलम द्वितीय भी हार गए। इस तरीके से ये पता लग गया कि अब पूरे उत्तर भारत पर अंग्रेजों का ही राज्य होगा। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी हमें पूछा गया था कि किस युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया कि उत्तर भारत पर अंग्रेजों का राज्य होगा। तो आपका आंसर होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध ने इस तरीके से डिसाइड कर दिया कि अब अवध पर, बंगाल पर और पूरा दिल्ली का जो शासन है वो अंग्रेज ही चलाएंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा आगे देख लेते हैं। व्हाट द ट्रिपल अलायंस वाज डिफीटेड, यहाँ पर लिख दिया ना, तीनों जो अलायंस थे वो पूरी तरीके से हार गए थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ द बैटल ले फैक्ट दैट नॉट ओनली द नवाब ऑफ बंगाल बट द एम्परर ऑफ इंडिया वाज आल्सो डिफीटेड। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस युद्ध में बंगाल का नवाब ही पराजित नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ और भी 2 नवाब, एक शासक पराजित हुआ था। तो इस तरीके से उत्तर भारत का जो पूरा क्षेत्र था वो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फॉलोड अगस्त 1765। अब यहाँ पर एक इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की संधि क्या है, इलाहाबाद एक बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय, तो ये अवध के प्रांत में था। तो क्या संधि थी, इससे आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। इन विच द इंग्लिश गॉट द दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल दस बिकम द मास्टर ऑफ द होल बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इस संधि के अनुसार दोस्तों ये डिसाइड हो गया कि अंग्रेज लोग जो क्या करेंगे, उनके पास दीवानी अधिकार आ गए थे। दीवानी अधिकार का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। दीवानी का अधिकार है जितना भी रुपए पैसे वाले मामले थे वो सब देखेंगे अंग्रेज, और प्रशासन वाला जो मामला है वो यहाँ के नवाब देखेंगे। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम लोग। द ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल सिस्टम फॉलोड वेयर इन द कंपनी रिक्वायर्ड द रियल पावर। यहाँ से हम लोग स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट, DUAL, ड्यूअल का मतलब समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं द्वैध, हिंदी में इसको कहते हैं द्वैध प्रशासन। द्वैध प्रशासन का मतलब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर द्वैध का मतलब ये हुआ कि जितने भी आर्थिक अधिकार हैं, टैक्स लेने का अधिकार सब अंग्रेजों के पास चला गया, और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकार है वो नवाबों के पास रहा। तो दोस्तों रुपए पैसे वाला जो भी कलेक्शन हो रहा है वो अंग्रेज कर रहे हैं, और जो प्रशासनिक अधिकार हैं वो नवाबों के पास रह गए। तो दोस्तों अगर प्रशासन को अच्छी तरीके से चलाना है तो आपको थोड़ा सा पैसा भी होना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होनी चाहिए। लेकिन सारी इकोनॉमिक कंडीशन किसके हाथ में थी, इकोनॉमिक अथॉरिटी जो थे वो इस समय ब्रिटिश लोग थे।
इस तरीके से यहाँ पर नवाब लोग सिर्फ एक रबड़ के मोहर की तरह रह गए, यानी आप लोग कह सकते हैं अंग्रेजों के कठपुतली की तरह रह गए। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन पावर नवाब के हाथ में आ गई और जो इकोनॉमिक पावर थी वो अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इसको पढ़ के आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब चलते हैं आगे। द मुगल एम्परर वर वर्चुअली, अब क्या हुआ, जो मुगल एम्परर थे वो एक तरीके से प्रिजनर, मतलब एक तरीके से अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिए गए, कैदियों की तरह व्यवहार करने लगे अंग्रेज उनसे। तो मुगल लोग जो हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मुगल शासक जो हैं वो एक तरीके से यहाँ पर डिक्लाइन हो रहे हैं। डिक्लाइन का मीन्स पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, राजा सवाई जयसिंह रोल्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे राजा हैं जिनको हमें पढ़ना है, सवाई राजा जयसिंह, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा हैं, इनको आप लोग याद रखोगे। इन्होंने क्या किया, ये आमेर के हैं, यहाँ से देखते हैं आमेर के राजा हैं और इन्होंने 1681 से लेकर 1743 तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। ही वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत किंग इन दिस पीरियड। ये इस समय के बहुत महत्वपूर्ण राजा थे। अभी हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारे राजपूत शासकों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। इंडियन हिस्ट्री राजपूत राजाओं से भरी हुई है। तो ही बिल्ट अ सिटी ऑफ जयपुर एंड सेट अप द ऑब्जर्वेटरी एट दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब समझ लेते हैं, इसको कहते हैं हम वेधशाला। स्टूडेंट्स वेधशाला क्या है, यहाँ पर हम लोग एक नाम इसको और देते हैं जंतर मंतर, जंतर मंतर। तो स्टूडेंट्स ये जंतर मंतर और वेधशाला क्या है, इसका यूज हम लोग जो ग्रह होते हैं या जो नक्षत्र होते हैं उनकी दिशा को देखने के लिए करते हैं। तो ये हमारे पेपर्स में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जंतर मंतर कितनी जगह बनी हुई हैं और किस राजा ने बनवाई। तो इससे हमें पता लगता है जो सवाई राजा जयसिंह थे वो एक तरीके से जो नक्षत्र और जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जंतर मंतर जो है वो कितनी जगह बने हैं। यहाँ से देखिए 4, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, 1 2 3 4 5 जगह ये जंतर मंतर हमें आज भी देखने को मिलते हैं। आप लोग इसको भी देख सकते हैं। अब देखिए ही ड्रॉ द सेट ऑफ टाइटल्स जिज मोहम्मद शाही। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, पूरी टेबल एक स्थापित की थी, उसको इन्होंने इस तरीके से नाम दिया था जिज मोहम्मद शाही। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमारे पेपर्स में पूछ लिया जाता है। इस तरीके से ये जो हैं वो नक्षत्र को देखने के लिए ऑब्जर्वेशन, मतलब एक तरीके से वेधशाला स्थापित की गई थी। तो ये सवाई राजा जयसिंह का क्या रोल था यहाँ पर, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सवाई राजा जयसिंह जो थे वो राजपूत शासक थे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और किस तरीके से आमेर के राजा जो जयसिंह थे उनका क्या इंटरफेयर रहा भारतीय शासकों के प्रति, ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें यहाँ पर देखने थे। यहाँ पर हमारा जो मेन उद्देश्य था वो बक्सर के युद्ध को और प्लासी के युद्ध को समझना था, और यहाँ पर ये समझना था किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल को पूरा अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। तो ये लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया। उसके बाद बंगाल के बाद हम देखेंगे किस तरीके से ये पंजाब गए अंग्रेज, पंजाब में वहाँ के जो शासक थे उनको हराया, रणजीत सिंह के साथ युद्ध होते हुए दिखा। उसके बाद हम देखेंगे साउथ इंडिया में भी बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, कर्नाटक मैसूर युद्ध देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से मराठाओं के साथ युद्ध हुए अंग्रेजों के। तो ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं वो आते रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए क्योंकि हमारे पेपर्स में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।